तो हेलो मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अनेकों क्लास पीछे हो चुके हैं और ये क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के स्थल विशिष्ट भवन, वहाँ का हड़प्पा सभ्यता के एक भाग लोथल, वहाँ का आवासीय भवन, रहन सहन पारिवारिक जो भवन है वह, मजदूरों का आवास, वहाँ की सड़कों, नालियाँ, पीने के पानी का प्रबंधन का क्या उपाय था, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। और आज एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे। पीछे की क्लास में भी हमने बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन किया। पीछे की क्लास में हमने अनागार, ठीक है, अन्न का भंडार के बारे में भी अध्ययन किया। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में भी हमने अध्ययन किया, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोथल का मोहनजोदड़ो से भी बड़ा जल कुंड के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन हड़प्पा के इतिहास में सबसे ज़्यादा फेमस है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। इसके पीछे का रीज़न यह है कि मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था ना, वह एक तीर्थ स्थल था। समझिए आज के समय का जो हमारा काशी बनारस है ना, गंगा तो हमारे हर जगह है ना, हर बहुत सारे क्षेत्रों में उपस्थित है, लेकिन काशी बनारस की जो बात है ना, वह हर क्षेत्र की बात, जगह की बात में नहीं। वही बात है उस समय के जो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वो ज़्यादा आध्यात्मिक कार्यों के लिए यूज होता था, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं हड़प्पा के बारे में, और हड़प्पा के लोथल और गोदीवाड़ा वो उससे भी बड़ा ये स्नानागार कहे या जलकुंड कहे या जो भी आप कहें, ठीक है ना, इसका भी कुछ अपना महत्व है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम विशिष्ट भवन की बात करें तो देखिए वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था कि वहाँ पर अन्नागार भी मिला था, अन्न रखने का बड़ा बड़ा सा भंडार मिला था। जैसे कि आज के समय में हम अन्न को इकट्ठा करके रखते हैं ना, कि आने वाले समय में हम उसका यूज कर सके या जटिल परिस्थितियों में हम उसका उपयोग कर सके, या जब हमारी स्थितियाँ खराब होती है तो हम उन चीज़ों का प्रयोग कर सके। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी उस समय के लोग जो थे ना, अपने विकट परिस्थितियों के लिए अन्न का भंडार करते थे, अन्न को इकट्ठा करते थे। उसके लिए अन्नागार बनाया गया था, बड़े बड़े, उसमें अन्न को इकट्ठा किया करके रखा जाता था। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। जिसने भी बच्चे, जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाकर पीछे की क्लास देख सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा सारे क्लास का, ठीक है ना। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये आपका टॉप लेवल तक का क्लासेज है, ठीक है ना। लो से हाई तक का क्लासेज है, सभी बच्चे इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारा हिस्ट्री है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में बात करें तो विशिष्ट भवन की बात करें तो मोहनजोदड़ो का ही एक विशाल भवन या खंडहर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। विशाल भवन या खंडहर कह सकते हैं, जो कि इसका अस्तित्व मिला 20 खंभों पर खड़ा था। 20 खंभों यानी 20 पिलर पर, इसमें दीवार वार नहीं था, बस पिलरों पर खड़ा था ये विशिष्ट भवन। ऐसा समझिए कि उस समय के लोग ना, जैसे आज के समय का पंचायत भवन होता है ना, पंचायत भवन या ऐसा कह जाए कि मीटिंग भवन, ठीक है ना। मीटिंग भवन के लिए मान लीजिए हमारा संसदीय भवन ले लीजिए, लेकिन उसमें तो है ना भैया चार तरफ से, ये वैसा नहीं था, ये खुला था चारों तरफ से बिल्कुल। 20 पिलरों का बना हुआ एक भवन था, ठीक है ना। 20 पिलरों का भवन, 20 खंभों पर आधारित एक भवन था, जिसे हम सभागार कह सकते हैं, यानी लोगों का एक मीटिंग स्थल भी कह सकते हैं इसको हम। या इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि उस समय का यह मुख्य बाजार होगा, ठीक है ना। या तो ये सभागार होगा और नहीं तो उस समय का यह मुख्य बाजार हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बाजार लगता होगा। जैसे लगता है ना हम लोग का लोकल क्षेत्रों में बाजार, एक विशिष्ट बड़ा सा एरिया में बाजार लगता है जहाँ पर सब्जियाँ मंडी वगैरह को लगाया जाता है, उस तरह कहा जा सकता है कि हड़प्पा का ये मुख्य बाजार एक बड़ा सा मंडी होगा, ठीक है ना, एक बड़ा सा गोला होगा, ठीक है। यहाँ पर राजमहल का भी सदृश्य देखने को मिला है, राजमहल का भी अस्तित्व मिला है। राजमहल कहने का मतलब ना कि वहाँ के सभी महलों में एक विशिष्ट प्रकार का भवन, एक अलग प्रकार का भवन, थोड़ा सा ऐसा कहते आलीशान भवन, थोड़ा सा अलग, सबसे अलग। इसी को इतिहासकार ने राजमहल का नाम दिया है, अर्थात इतिहासकारों ने इस राजमहल की संज्ञा दी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोथल की गोदावरी का। ये तो विशिष्ट भवन, थोड़ा सा इसमें आपको जानकारी लेने था। देखिए लोथल का गोदीवाड़ा,
पहले लोथल की बात करें कि लोथल में ना बहुत बड़ा एक जल कुंड मिला था, है ना, खुदाई के दौरान बहुत बड़ा जल कुंड। उस जल कुंड की लंबाई थी 218 मीटर, उसकी लंबाई थी, समझ जाइए 218 मीटर उसकी लंबाई थी। चौड़ाई की बात करें तो 37 मीटर चौड़ाई थी और गहराई 3.3 मीटर थी, जबकि मोहनजोदड़ो की गहराई केवल 2.5 मीटर ही थी। हमने आपको वहाँ पर बताया कि मोहनजोदड़ो की जो गहराई है तो वह 2.5 मीटर ही थी, लेकिन इसके जो गहराई है वह 3.3 मीटर है, ठीक है ना, लगभग 3.25 मीटर कह सकते हैं हम लोग, 3.3 मीटर के आसपास थी, ठीक है ना, मतलब उससे ज़्यादा गहरा था। ये एक जलकुंड था ऐसा कह सकते हैं, और यह पक्की ईंटों से बनाया गया था, पक्की ईंटों से बना था, बिल्कुल ये पक्की ईंटों से बनाया गया था, ठीक है ना, पक्की ईंटों से बनाया गया था। यानी कि कहा जाए तो पानी को रखने के लिए एक पक्की ईंटों का बना हुआ एक बड़ा सा जलकुंड था ये, ठीक है ना, समझ में आ गया। और इसकी जो उत्तरी दीवार में एक चौड़ा प्रवेश द्वार था, उत्तरी दीवार में एक चौड़ा सा प्रवेश द्वार था जो एक विशाल नाला या नदी से जुड़ा हुआ था। यहाँ का पानी निकलकर वहाँ पर जाता था और इसके लिए भी कुआं वगैरह बनाया गया था, तभी इसमें पानी आएगा। अर्थात एक भाग को नदी से भी जोड़ दिया गया था ताकि नदी का पानी भी इसमें आता जाता रहे, ठीक है ना। बड़े बड़े जलकुंडों में ऐसा किया जाता था पहले, ठीक है ना। और एसआर राव ने, एक इतिहास करते एसआर राव ने बताया है कि यह इसको गोदीबाड़ा वो मानते थे। गोदीबाड़ा का मतलब यह हुआ ना, जैसे कि आज के समय के समझिए, जैसे आज ना बड़े बड़े समुद्र के तटों पर आप लोग देखे होंगे तो बंदरगाह बना हुआ है, बंदरगाह, जहाँ पर विदेशी जहाज वगैरह आती है सामान लेकर, वहाँ से इम्पोर्ट आउटपुट किया जाता है, सामान का लेन देन, खरीद बिक्री, आयात निर्यात किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बड़े बड़े बंदरगाह बने हुए आज के समय में। उसके समय, उस समय क्या मतलब ये समझिए कि गोदीबाड़ा इसका नाम दिया गया था, गोदीबाड़ा, जहाँ पर मतलब विदेशी जहाज आए, वहाँ पर माल को खरीदा बिका जाए, आयात और निर्यात किया जाए, ऐसी चीज़ को इन्होंने गोदीबाड़ा नाम दिया, इसलिए इसको हम बोले लोथल का गोदीबाड़ा, ठीक है ना। हाँ, लोथल का गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा का मतलब समझ जाइए कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आयात निर्यात किया जाए, ठीक है ना, आगे समझ में, बिल्कुल। यह एक व्यापारिक जहाज यहाँ पर आया जाया करते थे और यहाँ पर ना वहाँ के एक भवन में, विशिष्ट भवनों में बहुत बड़ा भंडार मिला था मोहरों का। अर्थात हम कह सकते हैं ना कि विदेशी, जैसे मान लीजिए मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, तो वहाँ की जो सभ्यता की जो मोहरें थी ना, अरे पैसा मान लीजिए, तो क्या होता है ना कि अब आज भी देख लीजिए कि विदेश का जो पैसा आता है ना हमारे भारत में, तो विदेश के पैसा नहीं चलते यहाँ पर, तो उसको क्या होता है कि बंदरगाह वगैरह पर उसको आदान प्रदान कर लिया जाता है। तो ये बताइए, बंदरगाह पर कहीं ना कहीं तो पैसों को रखा जाता नहीं होगा, तो उसी प्रकार यहाँ पर विशिष्ट भवनों में बहुत सारे मुद्राओं का भंडार मिला है, उस समय की मुद्राएं मिली थी। अर्थात कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल ही व्यापारिक केंद्र था, इसमें कोई शक नहीं है, यह व्यापारिक केंद्र माना जाता था, बड़ा ही व्यापारिक केंद्र था, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए लोथल का गोदीबाड़ा के बारे में, आप लोग अच्छे से समझ गए कि लोथल का गोदीबाड़ा का क्या हिस्ट्री था, हड़प्पा सभ्यता में। अच्छा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम आवासीय भवन। देखिए आवासीय भवन, यहाँ पर हम कुछ लिखे नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसमें भी बहुत खास चीज़ को हम नोट करके रखा है ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। देखिए आवासीय भवनों की बात करें तो आवासीय भवन का मतलब क्या, रहने सहने की स्थिति। देखिए अब आज की हम बात करें तो आज हम लोग कैसे रहते हैं, अपने अभी के समय, अभी किस चीज़ को तुलना कीजिए कि हम लोग कैसे रहते हैं, ठीक है ना। हम लोग रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, पानी के निकास के लिए नालियाँ, ठीक है ना, हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं ना। कपड़े धोने के, आज के समय के अनुसार कपड़े धोने के लिए मशीनों की व्यवस्था, ठीक है ना, मैंने आज के समय के अनुसार हम लोग ढल चुके हैं, पंखा, फ्रिज, टीवी, कूलर, ये आज के समय के अनुसार है। तो उसी तरह उस समय के लोगों के भी आवासीय भवन थे, है ना। देखिए घर की परंपरा जो है ना, आज भी क्या है, घर विशिष्ट घर है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं भाई, हम अपने पूरे जीवन का, समझ जाइए कि अपने पूरे जीवन का 85% भाग घर को बनाने में ही, इन सब चीज़ों में ही खर्च करते हैं, अपने लाइफ को बेकार करते रहते हैं। यानी घर जो है ना हमारे जीवन का, ये आज से ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता से, मिस्र, मेसोपोटामिया से ही घर हमारे जीवन का प्रमुख अभिअंग रहा है, ठीक है। यानी हम रहने के लिए घर की व्यवस्था में हड़प्पा सभ्यता से ही, यानी कि कई युग पहले से ही हम लगे हुए हैं अपने घर के लिए, ठीक है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कितना भी अच्छा क्यों ना आवास बना ले, यानी आप कितना भी अच्छा क्यों ना घर बना ले, तभी भी आपको कुछ ना कुछ उसमें कमी नज़र आएगी, ठीक है।
ठीक है। कितना भी अच्छा, कितना भी महल खड़ा कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें आपको कुछ ना कुछ कमी अवश्य नजर आएगी। यानी कभी भी आप परिपूर्ण नहीं हो सकते। ये केवल घर की ही मामला नहीं है, बल्कि हम अपने जीवन में कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते, ठीक है ना। एक चीज़ पाएंगे तो दूसरे चीज़ की लालसा लगी रहेगी, यानी एक चीज़ मिलेगी तो दूसरे चीज़ की कमी रहेगी। उसी प्रकार उस समय के लोग भी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग भी अपने रहन सहन, अपनी स्थिति, उस समय भी इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया करते थे, ठीक है ना। वह रहने के लिए भी आवासीय भवन बनाते थे। अब देखिए उनकी भवन के स्ट्रक्चर कैसा, देखिए आप लोग आज के भवन के स्ट्रक्चर समझिए। आज क्या है, हम लोग आज की स्थिति में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे अपने देश की बात करें, हमारे देश की आबादी इतनी है, रहने के लिए जगह कम है, ठीक है। और इतने से जगह में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम अपने मन से नहीं रह रहे हैं, अपने मन से हर काम नहीं कर रहे हैं। हम जगह स्थिति को देखते हुए हम अपने घर, अपने भवनों का बना रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, लेकिन उस समय के लोगों को रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, जमीन की कमी नहीं थी, तो वे लोग लगभग एक जैसा घर बनाते थे। माने घर बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर उसका सेम रहता है। जैसे कि आज के समय में हमारे सरकारी स्कूलों का आप लोग देखिएगा ना, तो सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चर सेम रहता है, छोटा हो या बड़ा हो, सबका स्ट्रक्चर एक ही इंजीनियर जो है डिवाइड कर, मतलब उसका मैप तैयार करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है, और उसी बेस पर सारे स्कूलों को, बिहार के स्कूल, सारे स्कूल को देखिएगा ना, एक समय के बने हुए, एक ही टाइम में, वो सब एक जैसा होगा। 10th लेवल वाला को उत्क्रमण वाला देखिएगा ना, तो वो भी एक जैसा होगा सब। मतलब हर जगह के स्कूल का बनावट जो है, स्ट्रक्चर जो है, ठीक है ना, उसका मैप जो है लगभग एक जैसा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति बनाया है, हर जगह का वो डिजाइन किया है इसी तरीका। लेकिन हमारा जो घर होता है ना, हमारे जगह के अनुसार बनते हैं, और आज के समय में जगह क्या है, कम है, तो इस जगह के अनुसार हम एडजस्टमेंट करते हैं, इस जगह के अनुसार हम बनाते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में बात करें तो वहाँ पर जगह की कमी नहीं थी, यानी जमीन बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। अर्थात वहाँ पर जो लोगों का ये निवासीय भवन था, समझिए कि उसके बाद हमारा आया कौन से काल, वैदिक काल आया, जिसके बारे में न तो हमें ईंट की जानकारी थी, न तो हमें नक्शा की जानकारी थी, न तो प्लॉटिंग क्या होता है कुछ की जानकारी नहीं थी, 1% भी नॉलेज नहीं था। हम लोग क्या थे, जंगली थे भैया, पलानी बनाकर रहने वाले थे, मिट्टी, इससे ज़्यादा विकसित हुए तो मिट्टी का घर बनाना शुरू किए। लेकिन सोचिए इससे भी पहले हमारा ये हड़प्पा सभ्यता जो बीत चुका था, जो ये भूमि के गर्भ में दबा हुआ था हड़प्पा, इस हड़प्पा सभ्यता में उस समय के लोग प्लॉटिंग करते हैं, जो कि आज के समय में हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। आज भी आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा ना, तो वहाँ पर प्लॉटिंग नहीं होता है, वहाँ पर प्लॉटिंग नहीं होता है। जितना ज़मीन मिल गया उसी में ही आपको घर बना लेना है, जैसे तैसे तिरछा तुरछी जैसे भी मिला उस तरह आपको घर बना लेना है। लेकिन अभी भी आप लोग शहरों में जाकर देखिएगा तो वहाँ पर प्लॉटिंग किया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर जो रोड है वो निकाल दिया जाता है, कम से कम रोड की चौड़ाई 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में ये 3 मीटर की परंपरा जरूर बनी थी, ये 3 मीटर की परंपरा थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर गली निकालने के बाद ही, यानी रास्ता निकालने के बाद ही आप लोग मकान बना सकते हैं। उस रास्ते में नाली की व्यवस्था, बिजली के खंभों की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को आज के समय में दिया जाता है। इन चीज़ों को प्लॉटिंग कहते हैं, यानी नक्शा के अनुसार आपका घर बनाए थे, इसको प्लॉटिंग कहते हैं। तो उस समय समझिए कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में प्लॉटिंग की व्यवस्था थी। उस समय के लोग घर बनाते थे प्लॉटिंग के हिसाब से, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं कि आवासीय भवन जो हड़प्पा सभ्यता के होते थे ये कैसे होते थे। देखिए पहली चीज कि हड़प्पा सभ्यता के आवासीय भवन मतलब पारिवारिक घर ऐसे बनाए जाते थे। देखिए उसमें चारों तरफ से घर हुआ करते थे, बीच में एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था। आंगन जरूर होता था, याद रखिएगा। वो आंगन कैसा, खुला आंगन। आंगन की परंपरा ये फिक्स थे हमारे हड़प्पा सभ्यता में। और आंगन ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट दरवाजा से एंट्री मारे आंगन दिख गया, इन दरवाजा खुला था आंगन दिख गया, ऐसा दरवाजा नहीं बनाया जाता था। दरवाजा की भी परंपराएं थी।
यानी आपका जो दरवाज़ा है डायरेक्ट नहीं, मान लीजिए आपका ये आंगन हुआ तो यहाँ से आपका दरवाज़ा डायरेक्ट नहीं रहता था, बल्कि यहाँ से आपके दरवाज़ा घुमा कर बनाए जाते थे इस तरह जानबूझकर, ताकि दरवाज़ा खुला रहे तो बाहर के आते जाते लोग डायरेक्ट आंगन में न देख पाए। समझ में आया कि नहीं? तो ये जरूर व्यवस्था बनाई गई थी। और यहाँ पीछे जो है महलों की भी घरों की भी व्यवस्था बनाई गई थी। घर 2 मंजिले भी होते थे, ध्यान दीजिएगा। उसमें घरों को पक्के ईंटों से बनाया जाता था, नींव उसके पक्के ईंट से डाले जाते थे। सोचिए, हमें वैदिक सभ्यता, इसके बाद की सभ्यता वैदिक सभ्यता में ईंटों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ईंटों के बारे में जानकारी थी। हमें ईंट बनाना आता था। हाँ, सीमेंट वगैरह नहीं थे, ईंट जरूर था, ठीक है ना। तो ईंटों को, ईंट और पत्थर दोनों यूज में लाए जाते थे मकान बनाने के लिए। ईंट और पत्थर के माध्यम से मकानों को बनाए जाते थे। और उन मकान की दीवारों को चिकना करने के लिए, जैसे आज के समय में हम प्लास्टर चढ़ाते हैं ना सीमेंट का, तो समझिए उस समय में वो लोग मिट्टी चढ़ाया करते थे। मिट्टी से दीवारों को पूरा चिकना बना देते थे ताकि वह देखने में सुंदर दिखे, ठीक है ना। और सोचिए, उसी मिट्टी यानी उसी ईंट के मकान, मिट्टी से ईंट को जोड़ा जाता था और उस पर 2-2 मंजिला मकान बनते थे। वहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी। अब ऐसी बात नहीं है कि सबका घर एक जैसा ही वहाँ पर है, माने आकृति एक जैसा है, लेकिन वहाँ पर भी अमीरों और गरीबों की जो सीमाएं ही वह थी। किसी के घर बहुत ही ज़्यादा 2-2 मंजिले तक बनाए जाते थे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आंगन की जो परंपरा थी ये सब में विराजमान थी। समझिए कि ऐसे समझ जाइए कि एक परंपरा बन गई थी वहाँ की, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। तो ऐसे वहाँ पर अमीरों और गरीबों के हिसाब से घर डिफाइन किए गए थे, बनाए गए थे, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, प्रत्येक घर में हम बात करें तो लगभग अच्छे घरों में वैसे ही एक या 2 घर बनेंगे, मिलेंगे जहाँ पर कुएं की व्यवस्था नहीं थी। लगभग घरों में पीने के लिए, समझिए उस समय में हमारा साइंस नहीं था कि नलकूप लगा दे, कल लगा दे, मोटर लगा दे, ये सब नहीं था। उस समय में हड़प्पा सभ्यता को लोग कुआं बना कर रखे थे, यानी घर में कुआं बना रहता था, ठीक है ना। आज के समय में घर में कुआं बनाइएगा, घर के ही कुछ लोग उसमें कूद कर जान दे देंगे, ऐसी समस्या आ चुकी है, ठीक है। लेकिन उस समय घर में कुएं बनाए गए थे, ठीक है ना। उन कुएं से पानी निकालकर उस घर के अपना काम जो चलता रहता था, ठीक है ना। लगभग घरों में कुआं देखने को मिल जाता था। वैसे ही घर जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे आते थे, उन्हीं के घर में कुआं नहीं था, वे सार्वजनिक कुओं से इस्तेमाल करते थे। समझ जाइए, इतना इससे ही समझ जाइए कि केवल मोहनजोदड़ो में ही 700 कुएं का अस्तित्व मिला है, लगभग 700 कुआं एक मोहनजोदड़ो में। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे क्षेत्र में कितने कुएं थे। अर्थात हम बात कर सकते हैं कि उस समय के लोगों को कुएं का ज्ञान था, कुएं बनाने का ज्ञान था। उनको यह बात पता थी कि पृथ्वी के नीचे पानी है, यहाँ से पानी को निकाला जा सकता है कि नहीं समझ में? बिल्कुल समझ जाइए। इसके अलावा और हम बात करें तो वहाँ पर पीने के लिए पानी, स्नान घर की व्यवस्था भी, ये बहुत जरूरी चीज़ थी। देखिए, स्नान घर की व्यवस्था जरूर हर घर में आपको मिल जाएगा। नहाने का जो घर था, स्नान घर, उसकी भी व्यवस्था की गई थी, ठीक है ना। यानी कहा जाए तो ये विकसित सभ्यता थी, लगभग विकसित सभ्यता थी, ठीक है ना। प्रत्येक क्षेत्रों में रोड निकाला गया था, ठीक है ना। गली लगभग 3 मीटर चौड़ी गली छोड़ी गई थी, ठीक है ना। घरों के बीचों बीच से गलियां निकलते थे 3-3 मीटर चौड़ी। अब इसके पीछे का एक कारण और हो सकता है। हम आपको पीछे क्लास में बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वह व्यापारी थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो अपने व्यापारिक सुविधा के लिए, अब जब व्यापारी लोग के क्या होता है भाई, व्यापार करना है तो बैलगाड़ी वगैरह इन सब गाड़ियों को, बड़े बड़े चीज़ों को लाना जाना पड़ता था। अर्थात उसके लिए रोड चौड़ा होना चाहिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ के लोग व्यापारी थे, तो वह अपने व्यापार के माध्यम से उन रोडों को रिफाइंड किए होंगे या चौड़ा किए होंगे ताकि समस्याएं ना हो। ये भी कारण हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें तो मजदूरों का आवास का भी अस्तित्व मिला है। देखिए, जैसे कि भट्ठा है ना, ईंट को पाथने वाला जगह भट्ठा बोला जाता है उसे, ठीक है ना। तो भट्ठा, या कहा जाए उस समय के हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धातु था पीतल, ठीक है ना, पीतल या तांबा। तो जो धातु की फैक्ट्रियाँ थी, जो धातु के बर्तन बनाए जाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी के ईंट पाथे जाते थे, तो इन सब फैक्ट्रियों के, इन भट्ठा के आसपास में वहाँ पर भी 2-2 कतारे में घर मिला है। अर्थात ऐसे समझिए कि मोहनजोदड़ो में
बैरक नुमा के आसपास में 2 पंक्तियों में इस तरह घर बने मिले हैं। इस तरह बहुत सारे घर छोटे बड़े इसमें घर बने थे। अभी से इस तरह एक छोटा सा रास्ता था। अर्थात ये माना गया कि वहाँ पर बगल में काम कर रहे मजदूरों के रहने के लिए आवास बनाए गए थे। जैसे आजकल कंपनी में रूम बना दिया जाता है ना, ठीक है ना, कंपनी की तरफ से, ताकि मजदूर वहाँ पर काम करे तो उस रूम में रह सके। तो उसी तरह ये माना जाता है कि 16 मकानें लगातार बनाई गई थी। अर्थात ये मजदूरों को रहने के लिए आवास बनाया गया था कि यहाँ पर मजदूर आसानी से रह सके, अपना जीवन निर्वाह काम करके यहाँ पर अपना जीवन निर्वाह कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाई। इसके अलावा हड़प्पा में भी 15-15 मकानों का ऐसे लाइन से पक्तियाँ मिली है। यहाँ पर हड़प्पा में ईंट पाथरने वाले यानी भट्ठा के आसपास ये सारी चीज़ें मिली हुई है। अर्थात कहा जाता है कि जो वहाँ पर मजदूर काम करते थे, जो दूर से आते होंगे, वह जाने में असमर्थ होंगे, तो वहाँ पर वे रात को आराम करते होंगे, विश्राम करते होंगे, ठीक है ना, ये व्यवस्थाएँ है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में सड़कों एवं नालियों की क्या विशेषता थी। ध्यान रखिएगा, मिस्र और मेसोपोटामिया, कोई इतिहासकार लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहास मिस्र और मेसोपोटामिया से मिला है, तो वह चीज़ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मिस्र और मेसोपोटामिया में सड़क और नालियों की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। अब ये बात बताइए कि जब हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से लिया गया तो सीधी बात है कि ये भी चीज़ कॉपी किया गया होगा, लेकिन वहाँ पर इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, जबकि ये सभ्यता हमारे हड़प्पा सभ्यता में मिलती है, ठीक है ना। और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कई गुनी बड़ी सभ्यता थी हमारी यह हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उससे भी पुरानी हो सकती है, बस इसका प्रमाण थोड़ा सा लेट मिला हम लोगों को, ठीक है ना, 1921 के आसपास में। सड़कों और नालियों की व्यवस्था की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सड़कों का विशेष ध्यान रखा जाता था। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे बिजनेसमैन, व्यापारी थे। तो यदि वे सड़कों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका व्यापार कैसे चलेगा? ये भी तो एक कारण है ना। व्यापार चलाने के लिए सड़क चाहिए। अर्थात आज के समय में आप लोग देख लीजिए कि जिस कंट्री का जो है रोड स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा डेवलप होता है, ज़्यादा विकसित होता है, उस कंट्री को ज़्यादा विकसित माना, क्योंकि रोड रहेगा तभी ना हम व्यापार कर पाएंगे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अनाज को ले जाकर बेच पाएंगे, दे पाएंगे। अर्थात सभ्यता विकसित होगी, समाज विकसित होगा, देश विकसित होगा। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की प्रमुख भूमिका थी। सड़क बनाए गए थे, सड़कों को निकाला गया था, ठीक है ना। इतना ही समझिए कि मोहनजोदड़ो का प्रमुख मार्ग जो था केवल 9.14 किलोमीटर के आसपास में था, ठीक है ना। वहाँ पर गलियों की भी व्यवस्था बताया कि गलियाँ लगभग 3 मीटर चौड़ी छोड़ी जाते थे, यानी सड़क को प्राथमिकता दिया गया था। 100 बात का एक बात, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों को प्राथमिकता प्राइमरी दी गई थी, राइट, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। यानी इतना ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई, यानी जो अभियान आज कल हमारे मोदी जी चला रहे हैं, स्वच्छ भारत का अभियान, वह अभियान हड़प्पा सभ्यता में भी कोई मोदी जी चला रहे होंगे या उस समय के कोई चला रहा होगा, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में रोडों के किनारे बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए थे ताकि जो भी कचरा वगैरह है ना, उन गड्ढों में डाल दिया जाए ताकि इससे कोई समस्या ना हो सके, समझिए। और एक बात, जैसे आज के हमारे जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, हाँ, उन वैज्ञानिकों को आज हमारे विज्ञान ने बताया है कि भैया रोड आप बना रहे हैं ना, तो रोड को बीच में थोड़ा सा ऊंचा करना है। रोड का आप लोग देखे होंगे ना, जो रोड होता है ना, बाईपास रोड वगैरह या कोई भी रोड, तो उस रोड को गली का रोड मत समझिएगा, गांव का गली का हम रोड नहीं कर रहे हैं। गली का रोड बताइए आपको एडजस्टमेंट के अनुसार बनता है, जैसे वैसे बनाए थे। इसमें भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि पानी जो है नाली में निकल जाए। लेकिन हम बड़े बड़े रोडों की बात करें तो वहाँ पर आप लोग एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, रोड का बीच वाला जो पोर्शन है ना, उसे थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊंचा रहेगा हाइट पर। और बाकी जो निचले वाले पर्सन होंगे ना, इनको थोड़ा सा ढलान सा बनाया जाएगा, इस तरह ढलान बनाया जाएगा। इसका पीछे कारण है कि जब बारिश होगा ना, तो बारिश का पानी उन ढलान के माध्यम से होते हुए रोड के साइड में, यानी रोड के साइड में नहर आपको कटा रहेगा, यानी गड्ढा मारा जाएगा, ठीक है ना, उससे माटी चढ़ाएगा। वो नहर जो है सीधे सीधे रोड, जैसे जैसे रोड जाएगा उस बना दिया जाता है ताकि वो पानी उसमें गिरे और वह नहर के माध्यम से निकल कर आगे बढ़ जाए, सिंचाई उचाई या बगल के खेत में काम में आ जाए, ठीक है ना।
क्यों? अब यदि बीच में ऊंचा नहीं किया जाएगा तो गाड़ी चलेगी भैया। गाड़ी का पता है आप लोगों को कि जो चक्का होता है वो दोनों तरफ होता है, बीच में कम होता है, अर्थात वो भी दोनों तरफ ही दबाएगा, बीच में कम दबाएगा। सीधी बात है। तो ये भी है कि रोड बीच पानी जो है बीच में ना लगे और रोड खराब ना हो, रोड लंबे समय तक चले, ठीक है ना, इसके लिए ये सारे प्रक्रियाएं की जाती है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे टर्निंग पॉइंट पर भी जिस इधर से इधर टर्न करना है तो इधर ऊंचा कर दिया जाएगा, इधर ये अलग चीज़ है, ये पानी के लिए नहीं है। इससे हम लोग किसी बात में चर्चा कर लेंगे ताकि एक्सीडेंट से बचे, ताकि हैंडल को अपने आप ही ये मोड़े रोड, इस तरीके से इसको डिफाइन बनाया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ये कि पानी जो है बाहर निकल जाए और आसानी से, इस तरह की व्यवस्था हमारे हड़प्पा सभ्यता में भी किया गया था रोडों को किनारे, ताकि रोड पर जो बारिश की पानी आए ना वो पानी आराम से बाहर नलों में निकल जाए और इससे रोड जो है हमारा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। समझे उस समय के लोग भी जो आज हमारे ये वैज्ञानिक कर रहे हैं, उस समय के हड़प्पा सभ्यता के लोग भी, हड़प्पा सभ्यता के वैज्ञानिक समझ जाइए कि उस समय के लोग इन सब चीज़ों का नॉलेज रखते थे। ऐसा समझे कि नहीं। अब बात करें हम लोग पीने के पानी का प्रबंधन, हम आपको बता ही दिए कि पीने के पानी का प्रबंधन का प्रमुख स्रोत था कुआं और नदियाँ। पहले तो ये सभ्यता नदी के किनारे विकसित होती थी, रहती थी, ताकि पानी की कभी कमी ना हो सके। देखिए नदी के किनारे आप लोग जाइएगा ना तो वहाँ पर पानी बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, नदी के किनारे 10, 15, 20 फीट तक पानी का स्रोत मिल जाता है, ठीक है ना। तो नदी के किनारे ये भी एक कारण है कि देखिए जीवन का मुख्य चीज़ होता है पानी। पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हम लोग, यानी पानी यानी जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जल मुख्य स्रोत है, ठीक है ना। अर्थात तो उस समय के लोगों को भी जल की अति आवश्यक थी और वे जल के, जहाँ पर जल का स्रोत होता था वहीं पर सभ्यताएं विकसित होती थी, ठीक है ना। सुखाड़ वाले जगह पर सभ्यताएं विकसित नहीं होती है, ठीक है ना। और आज भी हम लोग कहीं पर भी हम लोग जाते हैं या ज़मीन लेते हैं तो पहले वहाँ पर पानी के स्रोत का पता जरूर लगाते हैं कि भाई पानी का लेयर क्या है, ठीक है ना, पानी कितना पर मिल रहा है, पानी की व्यवस्था सही है कि नहीं है, ठीक है ना। और क्योंकि पानी जीवन का प्रमुख आधार है, ठीक है ना। आज इतने सारे टेक्निकल चीज़ विकसित है फिर भी पानी जीवन का मुख्य आधार बना हुआ है, ठीक है ना। तो उस समय के लोग अक्सर नदियों के किनारे रहा करते थे, नदियों के किनारे उनकी सभ्यताएं विकसित होते थे और नदियों के किनारे कुआं खुदना, ज़्यादा गहरा नहीं खोदना पड़ता था, कुछ ही नीचे जाने पर कुआं का पानी का स्रोत मिल जाता था। ये बहुत अच्छी बात थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर लगभग प्रत्येक बड़े बड़े घरों में कुआं की व्यवस्था थी। वैसे ही छोटे मोटे घर जो बहुत गरीब होंगे उन्हीं के पास कुआं नहीं था, नहीं तो सबके घर में लगभग कुआं मौजूद था। अब इतना ही बता दें आपको कि मौजूदा में लगभग 700 से ऊपर कुएँ मिले हैं, ठीक है ना। कुछ सार्वजनिक कुएँ भी बनाए गए थे। देखिए जो गरीब हैं वो पानी कहाँ से लाएंगे भैया, वो पानी का उत्पादन तो नहीं निकालेंगे, अभी तो कुआं से ही निकालेंगे। और इतना गरीब है कि कुआं खोदने का भी पैसा नहीं है तो नदी से पानी ढोकर लाए। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ क्या किया जाता है भाई, आज के समय में तो सबका लगभग सही है, लेकिन क्या किया जाता है कि अभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ समय पहले की बात है कि हमारे ग्राम पंचायतों में जगह जगह पर, जहाँ पर सार्वजनिक जगह है, जहाँ पर समूह है, लगभग जहाँ पर 2-3 चीज़ें आकर मिलती है, वहाँ पर एक कल गला दिया जाता है मुखिया जी के द्वारा, प्रधान जी के द्वारा, ठीक है ना। वह कल का काम क्या है, तो वह सार्वजनिक कल होता है, सरकारी कल, ठीक है ना। उस कल से सभी लोग पानी पी सकते हैं, सभी लोग पानी निकाल सकते हैं। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक कुआं बनाया गया था। सार्वजनिक कुआं मतलब वह सभी के लिए था। ऐसा समझिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो गवर्नमेंट थे या जो भी समझिए राजा महाराजा गवर्नमेंट जो भी मालिक, ठीक है ना, वह क्या करते थे, वहाँ पर कुआं बना कर रखे थे, ठीक है ना। और उन सार्वजनिक कुएं कहलाते थे। वहाँ से कोई भी व्यक्ति अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो वह सब वहाँ से पानी निकाल सकता है, अब उस पानी का यूज कर सकता है। वे वहाँ से पानी निकाल कर उस पानी का यूज करते थे, अपने घर ले जाते थे, ठीक है ना। तो सार्वजनिक कुआं का भी अस्तित्व मिला है। अब कुआं ऐसा वैसा नहीं, मिट्टी वाला नहीं, कुआं ईंटों से बना हुआ कुआं, समझ जाइए, ईंटों से बना हुआ कुआं का अस्तित्व मिला है, जो कि हमारे इस सभ्यता में देखने को मिला था। यह कुआं वैदिक सभ्यता में भी कुआं नहीं था, समझ जाइए। यानी उस समय की सभ्यता कितनी विकसित थी, इसीलिए हम नहीं कहते हैं वह पिछले समय का कलयुग था, ठीक है ना। आज के समय के कलयुग वो पिछले समय का कलयुग था, क्योंकि उसका भी अंत बड़ा ही भयानक था, होगा अंत देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जल निकासी के लिए देखिए एक और चीज़ जो कि मिस्र और मेसोपोटामियों की सभ्यता में भी नहीं मिलता है, जल निकासी का प्रबंधन।
देखिए घर, प्रत्येक घर से, जैसे आज हम लोगों का है ना, प्रत्येक घर से नालियाँ निकली हुई है। ये ना छोटी छोटी नालियाँ जाकर एक बड़े से नाला में मिलती है, बड़े से नाला जाकर किसी बड़े से गड्ढा या किसी बड़े से नदी में जाकर गिरता है, या कोई ऐसी जगह पर जाकर गिरता है जहाँ पर सोख्ता वगैरह बनाया जाता है। तो उसी तरह जल निकासी का प्रबंधन का विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि भाई जल नहीं निकलेगा तो जल जो है वहाँ पर मरेगा, तो जो मकान बनी हुई है उन मकानों को खतरा हो सकता है, वो गिर सकते हैं। इसके लिए जल निकासी का विशेष प्रबंधन किया गया था और जल निकासी में पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था, कच्ची नालियाँ नहीं थी। देखिए जब हम लोगों का भी जन्म के में हम लोग भी देखे हैं कच्ची नालियाँ, पक्की नालियाँ की तो बात छोड़िए, कच्ची नालियाँ, मिट्टी की नालियाँ, ठीक है ना, जो मिट्टी की नालियाँ थी इसमें निकली हुई थी, ठीक है। और वहाँ पर भी ये पक्की सड़क वगैरह नहीं थी। आज से लगभग 10 वर्ष या 7-8 वर्ष पहले की बात करें हम लोग, तो हमारे गांव में भी ऐसी व्यवस्थाएं थी। बरसात हो जाती, इतना पानी हो जाता तो उसमें लवाड़ मारना है भैया, आगे पीछे चलना रहता था, ठीक है ना। आज बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई है, बहुत सारी सुविधाएं मिल गए, संसाधन मिल गया है। उस समय, इस समय भी नहीं था, लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता में समझिए कि जल को निकासी करने के लिए पक्की सड़कें बनाई गई थी, पक्की नालियाँ बनाई गई थी, ईंटों की नालियाँ बनाई गई थी, वहाँ से जल का निकासी किया गया था, ठीक है ना। यानी जल निकासी का विशेष ध्यान रखा गया था कि पानी कहीं जमा ना हो, पानी कहीं मरे ना, क्योंकि पानी मरेगा तो इससे मकानों को क्षति होगा, रोड का क्षति होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब ये कोई एक व्यक्ति का तो काम नहीं हो सकता है ना। हम क्या करते हैं भैया, देखिए हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि सरकार आए, मुखिया जी आए, हमारा रोड बनवा दे, सरकार आए हमारे रोड का निर्माण करा दे, बिजली का, हर चीज़ का निर्माण करा दे। देखिए निर्माण तो सरकार को ही कराना है, लेकिन उसका देख रेख, बचाव, हर चीज़ की जिम्मेवारी हमारी भी बनती है, क्योंकि उन संसाधनों का उपयोग हमारा करना है, हमें करना है, ठीक है ना। सरकार नहीं करेंगे उन संसाधनों का उपयोग, हम करेंगे, तो उसका देख रेख सब चीज़ करना हमारा फर्ज बनता है। तब जाकर कहीं, इसी को तो मिश्रित सभ्यता कहते हैं कि सरकार अकेले कोई भी काम नहीं कर सकती है। सरकार काम तभी करेगी जब हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तब जाकर कहीं विकास हो सकता है। कोई भी एक व्यक्ति पूरे समाज के विकास नहीं कर सकता है, उसके लिए सब समाज को एक बनना पड़ेगा, एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं समाज का विकास होता है। और ये यूनिटी कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती थी। तभी तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखा जाता था, तभी तो ये सभ्यता इतनी सारी विकसित हो गई थी। आया समझ में। तो ये था हमारा कुछ हड़प्पा सभ्यता के विशेष इतिहास। इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के इकोनॉमिकल सिस्टम को देखेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्थाएं कैसे थी, आमदनी का स्रोत क्या था, कैसे वहाँ के लोग आमदनी करते थे, क्या उत्पादन करते थे, क्या कृषि मुख्य था, क्या व्यापार मुख्य था, क्या था, ये सारे चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ध्यान से ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग।